नमस्कार दोस्तों। हम पिछली वीडियो में देखे थे अस्थाई बंदोबस्त। क्या देखे थे हम? अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, आज क्या देखेंगे हम? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करना ना भूलें और वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। बंदोबस्त कहते हैं इसे। आइए देखते हैं, मिटाते हैं इसको और हम लोग रैयतवाड़ी देखेंगे। ठीक है, ये क्लीन हो गया। आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, यहाँ लिखा है रैयतवाड़ी आपका बंदोबस्त। ये बम्बई प्रेसिडेंसी, इसके अंतर्गत आपका बम्बई प्रेसिडेंसी मद्रास मतलब सर्वप्रथम आपका मद्रास में, बाद में आपका यह बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू होता है। और इसका क्षेत्र टोटल पूछेंगे पूरे भारत का तो आपका 51%। और इसके जनक मानते हैं आप कैप्टन मुनरो को और रीड को। कैप्टन मुनरो और रीड को 1802 में आपका पहली बार यह बारह महल जो क्षेत्र था मद्रास का, वहाँ पे लागू किया गया था। आइए देखते हैं कि इसका क्या क्या देखेंगे हम। इसका सामान्य परिचय देखेंगे, रैयतवाड़ी क्या है, कैसे कार्य करता था, इसका रैयतवाड़ी मतलब लगाने का इनका कारण क्या था, तर्क क्या है, इसकी विशेषता और तत्व उपबंध क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका इसका प्रभाव देखेंगे, जिसमें सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष देखेंगे। ठीक, और तो आइए देखते हैं इसका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय देखेंगे अभी। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था, अब इसका सामान्य परिचय देख लेते हैं फिर समझते हैं। देखिए, अंग्रेज़ों ने जब भारतीय क्षेत्रों की विजय कर ली, मतलब अंग्रेज़ों ने जब भारतीय क्षेत्रों को जीत लिया, तब भारत में कई प्रकार के भू राजस्व प्रणालियों की स्थापना करके कृषकों से राजस्व वसूलना शुरू किया। देखिए, अंग्रेज़ जब भारत के क्षेत्रों को जीता तो उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत थी? पैसा, क्योंकि वो पैसा ही कमाने आए थे। तो पैसा कमाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए पहले जो आपके नवाब थे, राजा थे, वो कर वसूलते थे। तो उस कर को वो अपनी पारंपरिक तरीक़ा से पहले अंग्रेज़ वसूलना शुरू करते हैं। अब उसको क्या है कि उनसे उनका आय कम होता है तो उनका खर्चा नहीं चलता है। तो अब उस आय को बढ़ाने के लिए वो नई कर प्रणाली आपका लागू करना चाहते हैं, जिससे उनकी आय बढ़े। इसलिए वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के वहाँ के आपके ढांचे के हिसाब से, जैसी वहाँ की व्यवस्था है, जैसी ज़मीन के टुकड़े हैं, उस हिसाब से उन्होंने आपका अलग अलग कर व्यवस्था बनाई। आपने देखा अस्थाई बंदोबस्त जो लागू हुआ था, अब रैयतवाड़ी लागू होता है। आगे क्या है कि इन्हीं राजस्व प्रणालियों में से रैयतवाड़ी व्यवस्था भी हमारे सामने आई। इसमें क्या होता है, अंग्रेज़ों ने किसानों के साथ अपना संबंध स्थापित किया, क्योंकि इस व्यवस्था में आपका कृषकों के साथ अपना संबंध स्थापित आपका सरकार ने किया था। ठीक है, सरकार ने किया था, इसलिए इसे भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। देखिए, इस व्यवस्था में प्रत्येक ज़मीन देखिए, इसको क्लीन करते हैं 1 मिनट, फिर देखिएगा। देखिए, इस व्यवस्था में आपका जो प्रत्येक ज़मीन धारक है, जो प्रत्येक ज़मीन धारक आपका ज़मीन धारक को भूस्वामी मानकर आपका उसके साथ लगान देने की शर्त तय की गई। जो भूमि का मालिक था, किसान था, उस किसान को ज़मीन का मालिक बना दिया गया, उसको मान लिया गया और उसी से लगान देने की शर्त तय की गई। और लगान की शर्तें अस्थाई और परिवर्तनशील थी, अस्थाई नहीं थी, अस्थाई थी। ठीक है, क्या थी? लगान की जो शर्त जो थी आपका अस्थाई और आपका परिवर्तनशील थी। याद रखिएगा, परिवर्तनशील, PS कर दीजिए इसको शॉर्टकट में, परिवर्तनशील थी। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ लागू होती है आगे मिलेगा, सारा देखेंगे। देखिएगा, लाए जाने के कारण क्या इसके, लाए जाने के कारण। अब कारणों पर चर्चा करते हैं, लाए जाने के कारण क्या है। इस व्यवस्था को लाए जाने के हमें भौगोलिक, सामाजिक, उदारवादी और उपयोगितावादी आर्थिक कारक दिखाई पड़ते हैं। हमने कहा कि जैसे जो आपकी भू राजस्व व्यवस्था लागू हुई, जैसे अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, तो वहाँ के भौगोलिक, सामाजिक, उदारवादी, उपयोगितावादी आर्थिक कारक, ये सभी परिप्रेक्ष्य पर लागू होती है। क्योंकि मान लीजिए कहीं की ज़मीन छोटे टुकड़े की है तो वो उसका वहाँ, जैसे कि आपका रैयतवाड़ी लगता है। रैयतवाड़ी कहाँ लगती है आपकी? मद्रास में लगता है, बम्बई में लगता है, बंगाल में लगता है, असम में लगता है, कुर्ग कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में लगता है, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र में हम अस्थाई बंदोबस्त देखे थे। ठीक, तो देखिए
अंग्रेज़ों ने प्रारंभ में जब जमींदारी व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों में मुख्य रूप से लागू किया था तब, एक मिनट कलर थोड़ा चेंज कर ले, एक मिनट, हाँ, लागू किया था तब यह क्षेत्र आपका भौगोलिक रूप से बड़े बड़े भूखंडों में बटा था। ठीक है, जब जीते थे पहली बार तो ये बड़े बड़े भूखंडों में बटा था, लेकिन दक्षिण भारत के क्षेत्र आपके पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ का भूखंड जो छोटे छोटे खंडों में विभक्त था। वही बात मैं जो कह रहा था, कहीं की जो ज़मीन छोटी है, कहीं ज़मीन का चक बड़ा है। जैसे मैं आपका पंजाब में जब लागू होता है महालवाड़ी, तो वहाँ चक जो थे बड़े बड़े होते हैं, इतना बड़ा बड़ा कि सुबेरे जाई बैल लेके जोते खाते थे, साझे को वापस लौट के आई, ये बात है। फलतः यह जमींदारी नहीं बल्कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अनुकूल था। ठीक है, आगे देखेंगे क्या ये कहना चाहता है कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत के जैसा आपका बड़े बड़े जमींदार नहीं थे, यहाँ पर छोटे छोटे किसान थे। फलतः सामाजिक रूप से यह क्षेत्र रैयतवाड़ी व्यवस्था के अनुकूल था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के लिए जब आपका चर्चा चल रही थी, तब यूरोप में इस समय कई विचारधाराएं सामने आई जो निम्नलिखित थी। कौन कौन सी विचारधाराएं आई, देखिएगा। विचारधाराएं: उदारवादी विचारधारा, फिर उपयोगितावादी विचारधारा, आर्थिक विचारधारा। एक जो उदारवादी विचारधारा है वो हॉब्स ने दिया, लॉक ने दिया, रूसो ने दिया। फिर उपयोगिता विचारधारा बेंथम में दिया, इसी का शिष्य था आपका J.S. मिल और आपका जेम्स मिला। आर्थिक विचारधारा माल्थस ने दिया और रिकार्डो ने दिया। ये सब विचारधाराएं अलग अलग यूरोप में लागू हुई, सामने आई। फिर क्या है कि यूरोप में इस समय आपका उदारवादी विचारधारा बड़े पैमाने पर प्रसारित हो रही थी। इस विचारधारा का जो प्रसिद्ध दार्शनिक कौन था हॉब्स, लॉक और रूसो का महत्वपूर्ण स्थान था। इन्होंने यह माना कि राज्य को अपने क्षेत्र में उदारवादी नीतियों का विकास करना चाहिए, जिससे राज्य और जनता दोनों के हितों की रक्षा की जा सके। देखिए, हमने क्या देखा कि यह जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो आपका अस्थायी और परिवर्तनशील थी। ये आपका उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत आती है। उपयोगितावादी भी मान लीजिए कि सब मिला जुला के देखा जाता है। फिर यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग इन सब क्षेत्रों में लागू होती है। और क्या देखा, इस व्यवस्था के जनक कहा देखा हमने कि टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड हैं। ठीक, आप फिर यह व्यवस्था आपका ब्रिटिश जो भारत जब उस समय था उसका सर्वाधिक क्षेत्रफल हमने देखा, ऊपर लिखा था कि 51% एरिया जो है यह आपका कवर होता था। किस में होता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में। 19% किस पे होता था? 19% होता था हम जानते हैं अस्थाई बंदोबस्त पे। 30% किस पे होगा? आगे जिसको पढ़ेंगे हम महालवाड़ी पे आपका 30% होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, एक मिनट आगे देखते हैं क्या कहता है ये। देखिए, फिर क्या है कि 1792 में इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, थोड़ा सा ये देख लेते हैं यहाँ से, एक मिनट ये देखिएगा, पहले देख ले फिर समझते हैं। यहाँ से इस समय यूरोप उपयोगितावादी विचारधारा के बड़े पैमाने पर विद्यमान थी। इसका मुखिया जर्मी बेंथम था। इसमें हमें इसके शिष्यों, मतलब शिष्य कौन कौन थे? एक जेम्स मिल था और J.S. मिल था के बारे में भी पता चलता है। इन्होंने मिलजुल कर यह कहा कि राज्य को ऐसी नीतियों का विकास करना चाहिए जिससे अधिकतम लोगों को लाभ मिले। इस समय यूरोप में आर्थिक उदारवादी विचारधारा हमारे सामने थी। देखिए, 3 विचारधाराएं, सबको हमने एक एक करके जाना। पहला देखा, दूसरा देखा, तीसरा देख रहे हैं कि क्लासिकल विचारधारा के नाम से जानते हैं। और इसका प्रतिनिधित्व माल्थस और रिकार्डो करता है और रिकार्डो करता है। रिकार्डो ने अपने लगान के सिद्धांत में जमींदारों को अनुपजाऊ वर्ग बताया था। ठीक है, फलतः उपर्युक्त जो तीनों विचारधाराएं हैं, उपर्युक्त विचारधाराएं रैयतवाड़ी व्यवस्था के अनुकूल थी। ठीक, अब विशेषता, मुख्य तत्व और आपका उपबंध देखेंगे। जितना हमने देखा उसमें क्या देखा, हमने तो रिवीजन कर दिया। एक चीज़ और है कि लागू कैसे कब होता है।
इसको देखते चलते हैं। 1792 में, 1792 की जो आप डेट याद रखिएगा, ये ईयर कि 1792 में मद्रास के बारामहल ज़िले में पहली बार जो कैप्टन रीड था, कर्नल रीड था, इसे कैप्टन रीड कहते हैं, कर्नल रीड था। बारामहल में कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर एक समय आता है आपका 1820 आता है। 1820 क्या होता है, 1820 से 27 ईस्वी में मुनरो ने मद्रास का जब बनता है गवर्नर, तब इसने क्या हुआ, रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू करता है। 1820 से लेके, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, इसको चेंज करते हैं। 1820 से 27 तक किसका कार्यकाल होता है, मद्रास का गवर्नर बनता है आपका मुनरो, ठीक है, मुनरो बनता है। मुन्नी बदनाम हुई नहीं, मुनरो बनता है। मुनरो जब बनता है तो क्या करता है, पूरी जो मद्रास प्रेसिडेंसी आपकी है, मद्रास प्रेसिडेंसी, इसको क्या करता है, इस पे आपके रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करता है, ठीक। आगे देखेंगे, आगे क्या होता है कि और फिर बम्बई प्रेसिडेंसी में कब लागू होता है, तो बम्बई प्रेसिडेंसी में, ये पूछता है हमेशा है, बम्बई प्रेसिडेंसी हमारी पश्चिमी घाट पे है, तो बम्बई प्रेसिडेंसी में 1825 में इसे लागू कौन किया था, एल्फिस्टन नाम था उसका, एल्फिस्टन और चैपलिन था। पहला लिखते हैं एल्फिस्टन था, और आपका दूसरा जो है आपका ये चैपलिन, इन दोनों ने बम्बई प्रेसिडेंसी में यही आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी, ठीक है। और एक और नाम पूछता है 1835 में, आगे 10 साल बाद एक लोग और आते हैं, उनका नाम लिखिएगा, इसको मिटा के, उनका नाम था आपका विगनेट नाम है, विगनेट। 1835 लिखते हैं यहाँ पे, 1835 में आपका आता है विगनेट नाम है इसका। विगनेट क्या करता है, इसमें सुधार करता है। तो कितने लोग का नाम इससे जुड़ा है आप देखेंगे, कैप्टन रीड, नोट करते रहिएगा, मुनरो के बाद आता है एल्फिस्टन जो बम्बई प्रेसिडेंसी में, फिर चैपलिन बम्बई में, और सुधार कौन करता है, तो विगनेट करता है 1835 में। फिर यह व्यवस्था 1858 तक संपूर्ण दक्कन, मतलब जो दक्कन का पठार क्षेत्र है, संपूर्ण दक्कन क्षेत्रों में और अन्य क्षेत्रों में, जो हमने देखा है असम, बंगाल, पूर्वी बंगाल में सब लागू था। और इसमें 30 वर्ष बाद जो आपका लगान की दर की समीक्षा की व्यवस्था की गई थी कि जब 30 वर्ष हो जाएंगे इसके बाद इसके लगान की दर की समीक्षा की जाएगी। आगे देखते हैं इसके मुख्य विशेषता, उपबंध और तत्व, इतना हम लोग समझा। आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं, डिलीट। ये देखिएगा यहाँ से मुख्य विशेषता और आपका तत्व, ठीक। लिखा है कि यह व्यवस्था भारत भूमि के सबसे अधिक भाग 51% पर लाई गई थी, जो आपने बात की है। इस व्यवस्था में भूमि का मालिकाना हक कृषकों को मिला था। किसका मिला था, कृषकों को मिला था। और इस व्यवस्था में सरकार के अधिकारी व कर्मचारी कृषकों से उनकी आय का 1/2 भाग के रूप में लगान वसूलते थे। 1/2 मतलब 50% लगान वसूलते थे। अगली हेडिंग है कि इस व्यवस्था को अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम बारामहल, उसके बाद आपका मद्रास, बम्बई, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों व असम और बंगाल के पूर्वी क्षेत्रों में लागू किया। इस व्यवस्था में आपका भूमि को खरीदने का, बेचने का अधिकार कृषकों को मिला था, ठीक है। अब प्रभाव देखेंगे इसका क्या है, प्रभाव जो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रभाव देखते हैं इसका कि जो इसका प्रभाव इस व्यवस्था में रहेगा। इस व्यवस्था में हमारे सामने सकारात्मक और आपका नकारात्मक परिणाम देखने को मिले थे। सकारात्मक परिणाम देखते हैं क्या है। सकारात्मक परिणाम के रूप में ज़्यादातर लाभ कंपनी को मिला, और इस समय कंपनी को भू राजस्व यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, भू राजस्व के रूप में आपका 1/2 भाग नियमित रूप से प्राप्त होता है, जबकि इसमें भी आवश्यकता अनुसार
अंग्रेज समय समय पर बढ़ोतरी कर देते थे। इस पैसे का प्रयोग अंग्रेज़ों ने भारत में अपने साम्राज्य विस्तार पर किया था। क्या लिखा है कि भू राजस्व व्यवस्था जो आपका 50% भाग नियमित रूप से प्राप्त हो रहा था, जबकि इसमें भी आवश्यकता अनुसार अंग्रेज जो थे समय समय पर कर में वृद्धि कर देते थे और इस पैसे का प्रयोग अपने साम्राज्य के विस्तार में करते थे। ठीक, आगे देखेंगे क्या है, थोड़ा सा जूम। हाँ, दूसरी तरफ इस व्यवस्था से कृषक भी लाभान्वित हुए, क्योंकि इस व्यवस्था में कृषकों को भूमि का मालिकाना हक मिला हुआ था। ठीक, आगे है, इस व्यवस्था से हमें क्या लिखा है कि इस व्यवस्था के हमें नकारात्मक पक्ष दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। इसमें अंग्रेज़ों ने समय समय पर भू राजस्व की दर बढ़ाई, जिससे कृषकों का शोषण बढ़ा था। ये इम्पोर्टेंट है। आगे, इस व्यवस्था में भू राजस्व की दर आपका अधिक थी। कृषकों को भू राजस्व कर ज़्यादा देने के अलावा कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता था। आगे लिखा है कि यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट लाइन, जिससे कृषक निश्चित समय पर भू राजस्व देने में पिछड़ जाते थे। ऐसी विषय स्थिति में कृषक जो सूदखोरों के पास जाते थे और सूदखोर इन कृषकों को ब्याज पर पैसा देना, ठीक है, देने का काम करते थे। लेकिन इस समय सूदखोर कृषकों से एक कारनामा भी आपका करवा लेते थे। कारनामा कहते हैं जिसे मतलब एक आपका संधि या कहेंगे एग्रीमेंट करवा लेते थे, जिसमें कृषक यदि निश्चित समय पर संपूर्ण रकम वापस नहीं करता था, तब सूदखोर सरकार की मिलीभगत से कृषकों की ज़मीन छीन लेते थे। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, महालवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, तो हम देखेंगे महालवाड़ी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जो आइएगा, जितनी भी अगर पिछली वीडियो नहीं देखी आपने तो प्लेलिस्ट में वीडियो सेव है, और PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पे आप मैसेज करिएगा, ज्वाइन होके PDF मिल जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।